नमस्कार। पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का मौसम धीरे धीरे जाने लगा है और ठंड का एहसास सभी लोगों को होने लगा है। साथ ही साथ त्योहारों का भी मौसम चल रहा है। अभी दशहरा ख़त्म हुआ और दशहरा के 20 दिन बाद, कुछ दिनों बाद आपको दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ आ जाता है। तो दीपावली आ रही है और इस दीपावली में ठंड का एहसास तो हो ही रहा है। साथ ही साथ प्रदूषण भी काफ़ी मात्रा में हम लोगों के साथ मौजूद मिल जाता है। इन्हीं संबंधों में हृदय रोग वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, क्या करें कि स्वास्थ्य ठीक रहे और पर्व त्यौहार भी अच्छे से मनाएं। इन्हीं सभी बातों के लिए हम आए हुए हैं अभी कंकड़बाग में डॉक्टर बीवी भारती के पास, जिनका अपना क्लिनिक है, हार्ट क्योर क्लिनिक भी है। साथ ही साथ वो फोर्ड हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जस्ट हम लोग डेंगू से उबर ही रहे हैं कि ठंड आ गई। बरसात में तो जानते हैं कि डेंगू ने कहर बरपाया है। अभी डेंगू का प्रकोप भी नहीं ख़त्म हुआ है कि ठंड का मौसम आ गया नई बीमारियों के लिए। खासकर ठंड के मौसम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम जो जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरह के मौसम होती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो आदमी अडेप्ट नहीं रहता है एक मौसम से। जैसे ही बरसात से ठंड आती है तो उस समय जो है शरीर में काफ़ी चेंजेज हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट फेलियर का बढ़ना, स्ट्रोक के मरीज का लकवा हो जाना। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी हम लोगों का अडेप्ट नहीं कर पाता है उस इन्वायरमेंट को, ठंड को। उसके कारण शरीर में अचानक चेंजेज आती है। जो पहले से जो दवाई खाता रहता है मरीज, उससे वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। या नए तरह का मरीज जिसको पहले से माइल्ड डिग्री अगर हाइपर टेंशन हो तो उनका सूटअप कर जाता है ब्लड प्रेशर, और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलुअर, स्ट्रोक। और ख़ासकर पॉल्यूशन अगर बढ़ता है तो जानते ही हैं कि एलर्जी के मौसम में खासकर दमा के मरीजों को सडनली सांस फूलना बढ़ जाना, ये सब बीमारियां नई तरह से ठंड में प्रभावित करती हैं लोगों को। वैसे मरीज को क्या सलाह देंगे जो हार्ट के पेशेंट हैं, ठंड बदलते समय उन लोग क्या सुझाव देंगे? जैसे 2 तरह का हार्ट का मरीज हुआ जो जिसे पहले से पता ही नहीं है कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है। एक मरीज जो दवाइयाँ खा रहा है, और एक मरीज है जो दवाइयाँ छोड़ता है। ये 3 तरह के मरीज होते हैं हार्ट के। जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो तो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, अपने बीमारियों के बारे में ज़्यादा पता रखते हैं। तो ऐसे मरीजों को सलाह दी जाती है कि वो अपना मॉनिटर ब्लड प्रेशर का, और ऐसे जैसे ही ठंड आए तो ब्लड प्रेशर जैसा हुआ, हार्ट रेट हुआ, और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें डोज के लिए। डोज दवाइयाँ का डोज चेंज हो जाती है। ऐसे मरीज़ जो पहले से हार्ट के हैं लेकिन उन्होंने दवाइयाँ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अभी हम ठीक हैं, लेकिन जैसे ही ठंडक आती है उनको उनमें हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट फेलुअर, हार्ट अटैक, पल्मोनरी एडिमा, सडनली सांस फूलना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे मरीजों को सावधानी रखनी चाहिए। पहले से जो बॉर्डर लाइन, पहले से उन्हें अपने बीमारी के बारे में पता नहीं है, अपनी लाइफ आसानी से चल रही है, लेकिन ऐसे मरीज को पता नहीं रहता कि मेरे अंदर में ये बीमारियां हैं। तो ऐसे मरीज को खासकर जैसे ठंड आती है, हाई रिस्क मरीज होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हाइपर टेंशन, फैमिली हिस्ट्री हो, स्मोकिंग करता हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, ये सब हाई रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट में खासकर उनको उस समय अपना चेकअप कराना चाहिए जैसे ही मौसम चेंज होता है। एक सवाल और है सर कि कैसे पता चले कि अगर रात में दर्द हो तो हार्ट अटैक के जो सबसे गंभीर लक्षण है वो क्या है? हार्ट अटैक का सबसे जो गंभीर गंभीर लक्षण है, एकदम याद रखिए, पूरे छाती में एक पॉइंट पे दर्द नहीं होगा, पूरे छाती में दर्द होगा। या तो बाएं तरफ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, चाहे जबड़े तक जाएगा दर्द, चाहे यहाँ तक पेट के ऊपरी हिस्से तक। और उसके साथ अगर स्वेटिंग होती है, एक बड़े हिस्से में दर्द होता है, तो एकदम समझिए कि ये गंभीर पेन है। ये ज़्यादातर चांस है कि हार्ट अटैक से ही हुआ है। और ख़ासकर ऐसे मरीज जिनकी ओल्ड एज के हों, डायबिटिक हों, हाइपरटेंसिव में हो, चाहे मल्टीपल रिस्क फैक्टर हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या स्मोकर हो, अगर इस टाइप का पेन होता है तो समझिए कि ये हार्ट अटैक का लक्षण है। ये पेन अगर 20 मिनट से ज़्यादा हो तो 100% कन्फर्म रहिए कि ये हार्ट अटैक का पेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक सर, दीपावली का जो सीजन चल रहा है सर,
जिसमें दम फूलने की बीमारियां ज़्यादा हो जाती है, प्रदूषण बढ़ता है, हाँ, तो उनको उन मरीजों को क्या करना होगा? उसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दीपावली में दम फूलने वाले मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो उनको तो सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जैसे जो जिससे उनका सांस फूलना बढ़ जाता है, एलर्जन जिससे बढ़ते, चाहे स्टिमुलेटिंग फैक्टर है जैसे कि पॉल्यूशन है, तो उनको वो चीज़ों से बचना चाहिए। उनको पॉल्यूशन से दूर रहना चाहिए। खासकर उस समय डोज, ड्रग का डोज चेंज है वो उनको हो सके उस समय स्टार्ट करने पड़ेंगे, खासकर दमा के मरीजों में। इन्हेलर का यूज इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अगर पेशेंट को सीओपीडी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, जो दमा बोलते हैं, और तो ऐसे मरीजों में जिनका अचानक सांस फूल जाना हो सकता है, तो उस समय इन्हेलर का प्रयोग करना चाहिए। एक लास्ट सवाल सर कि क्या सलाह देंगे ठंड के मौसम में लोगों को जिनको बीमारी है और जिनको नहीं भी है दोनों में? देखिए, अभी जो बदलते जो परिवेश है, युग है, उसमें जो है किस आजकल जो बीमारियां, बहुत हार्ट की बीमारियां बहुत यंग एज में हो रही हैं। और ख़ासकर तो अगर ठंड के मौसम में खासकर हाई रिस्क पेशेंट, जैसे मैंने बताया बहुत सारे ये हाई रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट, उनमें उनको अपना जो है जैसे ही ठंड का मौसम आता है अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराना चाहिए, ब्लड शुगर चेकअप कराना चाहिए। और जो दवाइयाँ का डोज हैं वो डॉक्टर से मिल के जैसा डॉक्टर बोलता है उसके हिसाब से चेंज करनी चाहिए। अगर कोई मरीज अचानक बेहोश हो जाता है, और वो जो बेहोशी तो बहुत कारण से आती है। एक तो होती है कि एक मिर्गी की कारण आती है, तो उसमें मरीज़ सांस लेता रहता है और उसमें इनवॉलंटरी बॉडी में मूवमेंट होते रहते हैं मसल के। लेकिन एक दूसरा होता है जो हार्ट अटैक के कारण होता है, कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, जो VT-VF एरिथमिया के कारण, उसमें हार्ट का चलना ही रुक जाता है। उस अवस्था में आदमी सांस भी नहीं लेता है। अगर घर में होता है चाहे पब्लिक प्लेस में होता है तो एकदम तुरंत ही उनको लाइफ सेविंग CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसमें तुरंत जो स्टर्नम का जो निचले हिस्सा है वहाँ पर कंप्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए 1 मिनट में 100 बार, और 15 से 30 जब पंप कर लें उसके बाद मुंह रेस्पिरेशन 2 बार देना चाहिए, जिसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन मेंटेन रहे बॉडी में। और जो अगर आप पंप करते रहेंगे 1 मिनट में 100 बार, अच्छे दबाव के कम से कम 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए वो जो स्टर्नम है, तो उससे क्या होता है, मेंटेन रखता है ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी का। नहीं तो क्या होता है कि अगर ब्रेन में देखा गया कि 5 मिनट ज़्यादा अगर ब्लड जाना बंद हो जाए तो उस अवस्था में ब्रेन डैमेज हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो अगर आप पंप देते हैं, इस टाइप के CPR करते हैं, तो उसमें जान बचने की सामना ऐसे मरीज में 100 में 2 से 5 मरीजों की संख्या बच सकते हैं सडनली, आपके केवल इस छोटे से काम से CPR करने ये से। सर सीपीआर करने का जो बॉडी के किस अंग पे मतलब प्रेशर देना ना होता है? स्टर्नम के ये वाले निचले हिस्से में देते हैं, यहाँ पे आप पेशेंट को फ्लैट लिटाते हैं एकदम ज़मीन में फ्लैट, और समझे उसके बाद उसको कंप्रेस करते हैं ऐसे 1 मिनट में 100 बार। अब बीच में रेस्पिरेशन माउथ टू माउथ देते हैं। अच्छा, आज अब के बाद टाइम मिल जाएगा, उस समय हो सके आप पंप कर रहे हैं तो मरीज़ कॉन्शस हो जाए तो तुरंत ही पंप करते ही हुए हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाना है। अच्छा। ये नहीं कि पंप करना छोड़ दें। जी। अगर मरीज़ उठ के बैठ जाता है, पल्स आ जाता है, कैरोटिड ये सब आ जाता है, तो समझिए कि ठीक है, तब छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पल्स नहीं आता है, सांस नहीं ले पाया, तो पंप करते हुए, ये सब करते हुए तुरंत इमरजेंसी में ले जाएं। मतलब इस तरह करने से कम 5% लोग बच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। ऐसा देखा गया है, क्या कि वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन ही एक इम्पोर्टेंट कॉज होता है, जो पंप करने के बाद फिर जो सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, उसके बाद शॉक देना, चाहे कभी कभी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाना हार्ट के रिदम का नॉर्मल, ये सब। जब अटैक होता है सर, हार्ट अटैक हुआ, अचानक से हुआ, और उस दरमियान में तो हॉस्पिटल तुरंत नहीं पहुंच पाता है, तो उस दरमियान में जब हॉस्पिटल और ये जब अटैक हुआ उसमें उस समय क्या करना चाहिए? देखो, हार्ट अटैक हुआ, जिसको अगर चेस्ट पेन हुआ, दर्द से चिल्ला रहा है, करा रहा है, पसीना आ रहा है पेन से, तो आपको तो घरेलू में तो 2 ही कुछ दवाइयाँ अगर घर में उपलब्ध हैं, जैसे डिस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, तो तुरंत दे देना चाहिए। ये 2 दवाइयाँ घर में उपलब्ध है तो तुरंत ही चबा के खा जाना चाहिए मरीज़ को।
चबा कर। तो डिस्प्रिन कितना मात्रा में खाना होगा? एक टैबलेट 350 मिलीग्राम का जो आती है, क्लोपिड्रिग्रीन होती है 75 मिलीग्राम वाले, वो 4 टैबलेट दे दीजिए। और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद सॉर्बिट्रेट की गोली होती है जो जीभ के नीचे 5 मिलीग्राम देनी होती है। टोरवास्टैटिन होती है, चाहे रोजवास्टैटिन जो देना चाहिए। तो ये अगर एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट्स अगर मिल जाता है तुरंत, तो उसमें क्या होता है, वो डायनेमिक प्रोसेस है। हो सकता है कि वो जो आर्टरी जो बंद हो रही है खुल जाए, उसमें ब्लड जो फ्लो है मेंटेन रहे। तो आपको पास मौका है जाने का इमरजेंसी में। यानी कि डिस्प्रिन घर में हमेशा रखना चाहिए। हाँ, एकदम रखना चाहिए। डिस्प्रिन है, क्लोपिड्रिग्रीन की गोलियाँ खास हर एक घर में रहनी चाहिए। अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस टाइप का हार्ट अटैक का पेन है, तो देने से मरीज के जो मोर्टिलिटी की संभावना 25% कम हो जाती है। धन्यवाद। तो सुना आपने, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हार्ट के मरीजों के लिए, कि कैसे अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट किन किन कारणों से होता है, साइलेंट हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हार्ट अटैक अगर आता है तो बचने की उम्मीद 90% हो जाती है जब आप सीपीआर ट्रीटमेंट उनके साथ करने लगते हैं। सीपीआर ट्रीटमेंट है क्या, किस तरह से अगर मरीज अचानक बेहोश हो जाते हैं तो उनके साथ कैसे आप ट्रीटमेंट करें, चाहे घर हो चाहे बाहर में हो। अगर बाहर में भी चलते चलते अचानक लोग बेहोश हो जाते हैं तो आप ये बाहरी आदमी नहीं समझकर उनको अपना समझकर उनका ट्रीटमेंट करें, खुद से ट्रीटमेंट करें। तब तक वो आप सीपीआर करते रहें जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता है। हो सकता है उनकी जान बच जाए, धमनिया में अचानक से ब्लड सर्कुलेशन चलने लगे और वो व्यक्ति बच जाए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी अच्छी सलाह दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।